हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके बात कर रहे हैं पेपर की क्वांटम मैकेनिक्स की। और आज जो हम आपकी नई यूनिट शुरू करना जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मेनली आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की। तो ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंट होगा और थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो इसे आप थोड़ा ठीक से पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। ये आगे आपके वर्ड काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। इसको हिंदी में आप बोलते हैं केंद्रीय बल। तो अगर किसी बल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट से होके गुजरे, तो और उसकी डायरेक्शन या तो उस पॉइंट के टूवर्ड्स हो या फिर अवे हो, उस पॉइंट की तरफ हो या फिर उससे दूर हो, तो ऐसा फोर्स आपका क्या कहलाता है? केंद्रीय बल या फिर सेंट्रल फोर्स कहलाता है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, उस बल का मैग्नीट्यूड है, वो आपका किस पे डिपेंड कर सिर्फ आपके किस पे डिपेंड करे? डिस्टेंस, उस पार्टिकल की डिस्टेंस जो है उस पॉइंट से उस पे। ठीक है, मान लो यहाँ का कोई ओरिजिन है और यहाँ कोई पार्टिकल है, तो क्या चीज़ बोल रही है कि हमेशा उसके पार्टिकल की पोजीशन कोई भी हो, लेकिन जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है उस फोर्स का, वो डिफरेंट पोजीशन के लिए हमेशा किसी फिक्स पॉइंट से होके गुजरे। तो और उसकी डायरेक्शन क्या हो? उस पॉइंट की तरफ हो। फोर्स की डायरेक्शन या तो पॉइंट्स की तरफ हो या फिर पॉइंट से दूर हो। और वो किस पे डिपेंड करे? फोर्स आपका पॉइंट और उस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस पे। तो ऐसे फोर्स आपके क्या कहलाते हैं? ऐसे फोर्स आपके कहलाते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स जो आपके जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत स्थितिकी वाला फोर्स हो गया, और जो आपके ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल जो होता है, वो आप सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके कौन से बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, और इनकी फॉर्म कुछ कैसे होती है मैथमेटिकली अगर हमें लिखें, तो इनकी फॉर्म क्या होती है? ये कोई कांस्टेंट होता है और एक फंक्शन होता है जो किस पे डिपेंड होता है? आर पे। और डायरेक्शन क्या होती है? जो भी आपकी रेडियस, जो भी इसकी डिस्टेंस होती है, उसकी डायरेक्शन में ये बल होता है। तो अगर आप देखें आपका ग्रेविटेशन फोर्स की, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से विद्युत स्थितिकी जो आपका फोर्स है, या विद्युत स्थितिकी जो आपका बल है, उसकी अगर हम बात करें, तो स्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? एफ इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, देखो आपके पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा क्या होती है? उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर ही गुजरती है। और ये आपके किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉइंट की, जो भी आपके पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस पे आपके डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से ग्रेविटेशन फोर्स अगर आप देखें, तो ग्रेविटेशन फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये भी आपका कैसा होता है? केंद्रीय बल या फिर सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये हमारे सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन हो गई। सो अब हम एक केस कंसिडर करेंगे। तो केस हम क्या ले रहे हैं कि हमने एक m मास का पार्टिकल लिया है। मास उसका क्या है? m पार्टिकल लिया है, और वो क्या कर रहा है? स्पेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो आपका एक सेंट्रल फोर्स के अंदर आपका एक एम मास का पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? सिर्फ जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ R पे। ठीक है, और जो R है आपका क्या है? R यहाँ पे जो पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस, जो एम मास का पार्टिकल है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो आपकी क्या है? रेडियस। ठीक है, तो हमने क्या लिया है? पोटेंशियल आपका
हमने पोटेंशियल जो लिया है वो सिर्फ आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल आपका होता है। तो अब इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आपकी कुछ अलग होगी। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता है कि ये क्या होता है, डेल टू साई वेव फंक्शन टू एम एच कट स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और इधर पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी रेडियस पे, क्योंकि आपका पार्टिकल किसके अंडर मूव कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, स्पेरिकली सिमेट्रिक सेंट्रल फोर्स के अंदर आपका मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, या फिर जो हमने ये कंडीशन ली है पार्टिकल की, उसके लिए जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका मेथड यूज में आएगा वो आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आएगा। तो देखो, एक आपका सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आपको किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये 1 2 3 है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो किसी पॉइंट की स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन, अगर वो 2D में है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, 2 कोऑर्डिनेट की। तो जिसमें आप एक्स वाई की टर्म्स में बताते हैं वो आपका होता है कार्टेशियन। ये आपका जो आप यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये यूज़ करते हैं, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। एक आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आप किसी भी पोजीशन को, ये मैं 2D में बात कर रही हूँ, पोजीशन को आप किस में दिखाते हैं, आर या थीटा की फॉर्म में। ये आपने आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी देखा होगा किस तरह से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कोणीय निर्देशांक में चेंज करते हैं। तो ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हमने अब तक 3D में बात की थी। देखो यहाँ, क्योंकि आपके स्पेरिकली सिमेट्रिक हम आपका पोटेंशियल है, तो इसलिए जो हम आपके कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, डेल्टा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये आपका डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये आपकी किस में है, ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को हमें किस में चेंज करना है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है। तो अब हम जो बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि डेल स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है, ये आपके कार्टेशियन में है, तो हमें किस में चेंज करना है। देखो, क्योंकि ये 2D है, तो सॉरी, ये हमारा 3D था, तो इसमें हमें एक्स वाई को आर और थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। आर आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती थी, और थीटा जो कितना एंगल वो बना रहा है, ठीक है, एक्स इस एक्सेस से, वो आपका थीटा होता था। जो हमारे इधर, जो हम इधर बात करेंगे, यहाँ 3D की हम बात कर रहे हैं, तो 3D में निर्देशांक में आप क्या करेंगे, हमारे 3 कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि 3D में निर्देशांक है। तो आप जो किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो आर थीटा और फाई। तो आर थीटा फाई आपके क्या है, वो अभी हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, डेल स्क्वायर को किसकी फॉर्म में लाना है, आर थीटा और फाई की फॉर्म में। तो अभी इसके बाद हम सिर्फ जो करेंगे, आपका आपके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बता देती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम है। ये जो आपकी है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके स्क्रीन से बाहर आप मान सकते हैं वो वाला है, क्योंकि ये 2D आपका है, तो इसलिए इसको इस तरह से हम थोड़ा टेढ़ा करके शो करते हैं ताकि आपको ये 3D में लगे। ये आपकी जेड डायरेक्शन हो जाती है, ये वाई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक आपकी बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हमने एक्स लिया है। ये यहाँ पे कोई आपका पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये आपके क्या है, ओरिजिन है। तो आर थीटा फाई आपके क्या है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, आर, ठीक है।
अब इस आर को, आर से अगर हम एक्स वाई प्लेन में लंब खींचे, ठीक है, हमने कौन सा लंब खींचा, पी एम, ठीक है, यह आपका लंब हो गया, और ओ से एम को मिला दें, ओके। एक चीज़ और जो आपकी z है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, देखो पहले एक्स वाई जेड हम स्पेसिफाई कर देते हैं। देखो इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स वाई जेड है तो ये वाली डिस्टेंस आपके स्मॉल जेड हो जाएगी, ये वाली आपके डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपके हो जाएगी y, ओ एम डैश आपके हो जाएगी y, और ये आपके डिस्टेंस हो जाएगी वो स्मॉल x है, ठीक है। तो थीटा आपके क्या है, थीटा आपके पास है जो ये आपके आर है, जो ओपी है आपके, जो आर आपकी दिखा रखी है, इसके और जेड के बीच में जो आपकी जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा है, ठीक है। और बाकी जो आपका फाई जो एंगल है, देखो पी से आपने पी पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में एक लंब खींचा है, ठीक है, पी एम, और इसको आपने ओ से मिलाया है, ठीक है। तो ओ एक्स एक्सिस से जो आपका एंगल बना रहा है, ये वाली लाइन, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, फाई, ठीक है। तो फाई आपका ये पूरा एंगल हो गया, ओके। फाई आपका इस वाले एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके आर थीटा और फाई क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आपके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि आपके ओपी क्या, ओपी आपके क्या है, आर है, ठीक है। स्मॉल जेड की वैल्यू हम अगर हमें निकालनी है तो स्मॉल जेड की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, स्मॉल जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखो इसका इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे ओपी का, अगर हम जेड एक्सेस के उसमें डायरेक्शन में लेंगे तो आपके पास स्मॉल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपी कॉस थीटा, ठीक है। ओपी की वैल्यू आपके पास क्या है, आर कॉस थीटा, तो स्मॉल जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स आपके पास ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये अगर आपके पास, तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी सेम है, तो अगर हमारे पास एम एम डैश की वैल्यू है तो हम एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू किसके रूप में निकाल सकते हैं, आर थीटा और फाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ एम इस वाली लेंथ को निकाल लें, और इसका साइन थीटा अगर हम ले लेंगे, या फिर इसका अगर हम कॉस थीटा ले लेंगे, देखो ये इस लेंथ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ओपी का एक कोऑर्डिनेट आपका ओपी कॉस थीटा हो गया, इससे हमारी जेड की वैल्यू निकल गई। इसका एक कंपोनेंट आप देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ओ एम के बराबर, तो इसको हम ले सकते हैं ओ एम कॉस फाई, आपका जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, एम एम डैश के बराबर। और ओ एम की अगर हम लेंथ निकालें तो ओ एम की लेंथ आपके पास क्या आएगी, आर साइन थीटा कॉस फाई। अब हमारे पास क्या बचा है, y की, तो देखो हमारे पास ओ एम की लेंथ तो है ही, तो ओ एम साइन फाई आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल y की वैल्यू, तो ओ एम की वैल्यू आर साइन थीटा और साइन फाई। तो अब हमारे पास एक्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, कॉस थीटा और आर थीटा और फाई की फॉर्म में, ठीक है। जेड आपका आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एक्स आपका आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और वाई जो आपका है वो थीटा और फाई पे आपका डिपेंड कर रहा है। यहाँ से एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, देखो कुछ चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी,
जो हमारे आगे चल के काम आएंगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 इक्वेशन हमारे पास ये है, 1 इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम आपके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 2r आएगा dr, देखो 2 इधर भी 2 आएगा, तो ये सारे 2's आपके कैंसिल हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 मैं शो नहीं कर रही हूँ, x dx y dy z dz। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या आएगा, एक्स अपॉन आर। अगर मैं डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, वाई अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, स्मॉल जेड अपॉन आर। और x अपॉन आर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो हम इधर से निकाल सकते हैं, x अपॉन आर करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ से हम y अपॉन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, z अपॉन आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से निकाल के लिखें तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये सब चीज़ें हमारे यूज़ में आएंगी इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं, साइन थीटा कॉस फाई, वाई अपॉन आर की वैल्यू देखें तो साइन थीटा साइन फाई, जेड अपॉन आर की वैल्यू कॉस थीटा आएगी। अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू देखो, अगर टेन क्या होता है आपके लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने वाली जो लंब होती है ये आपके लंब है और ये आपके आधार है। तो लंब निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके पास आएगा वो आएगा टेन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर, देखो सॉरी ये आपका लंब नहीं है, लंब आपका ये होगा 90 के सामने वाला आपका लंब होता है, ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था लंबवत, तो ये ओपी आपका क्या होगा, लंब होगा। और इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये y है, ये स्मॉल y है, देखो ये स्मॉल y था तो ये भी स्मॉल y हो जाएगा, और ये आपके पास z था ही, तो ये वैल्यू आ जाएगी ओपी की वैल्यू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, लंब बटा आधार बटा थीटा के सामने वाली भुजा। तो ये आपके पास टेन टू आ गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड। और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स डी एक्स, सिर्फ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y डी वाई जेड अंडर रूट एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हम देखो इधर से हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल जेड, ये सब चीज़ें हम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ हम निकालें तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स जेड सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल थीटा डेल वाई के पास आ रहा है वाई जेड सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल थीटा डेल जेड हमारे पास क्या आ रहा है अंडर रूट माइनस का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड सेक स्क्वायर थीटा। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने आर थीटा और फाई की फॉर्म में निकाली थी वो सब हम यहाँ पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी आर साइन थीटा कॉस फाई, इसी तरह से जेड की वैल्यू थी आर कॉस थीटा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी आर साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आपके पास आएगा कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर
आर साइन थीटा साइन फाई, नीचे सेम चीज़ आएगी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन फाई अपॉन आर। इसी तरह से आपके पास आएगा माइनस का आर साइन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और जेड की जगह आर कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन आर कॉस स्क्वायर इधर स्क्वायर आएगा। तो आपके इसमें ये वैल्यू आपकी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम टेन फाई की वैल्यू निकालें तो फाई जो आपका एंगल था वो मैं बता देती हूँ कि ये आपके पास था z, ये x कोऑर्डिनेट था, फाई आपके पास ये था एंगल और ये आपका y कोऑर्डिनेट था। ठीक है, ये आपके x था, ये आपके y था स्मॉल y, ये आपके स्मॉल y। तो टेन फाई की अगर वैल्यू निकालें तो टेन फाई आपके पास y अपॉन एक्स, इसको वही करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है डी फाई, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का डी एक्स। सिमिलरली क्या निकालना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू, और सॉरी ये डी नहीं आएगा, डेल फाई आएगा और डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू, क्योंकि जेड पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है आपके टेन फाई, तो ये ज़ीरो। इधर से आप देखेंगे डेल फाई अपॉन सॉरी डेल एक्स आएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी आपके सॉरी माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर से सेक स्क्वायर फाई, इसी तरह से वन अपॉन एक्स सेक स्क्वायर फाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू रख देंगे तो आर साइन थीटा कॉस कॉस फाई सेक स्क्वायर फाई, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस फाई आर साइन थीटा। इसी तरह से इधर से y और x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई और एक्स स्क्वायर की आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई, ये आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। तो ये सब चीज़ें आपके क्या हो गई है, निकल गई है। तो ये आपका एक बेसिक आपका तैयार हुआ है। तो हमने क्या सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया है। इसको हम किस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।